हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 6, बैंकिंग ऑफ क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो आज हमारी हो जाएगी यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट एंड वी विल गेट आर 8 मार्क्स इन आर हैंड। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम वाला चैप्टर भी कर लिया, जो हमारे पूरे एक यूनिट थी, यूनिट 1, जहाँ से आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, वो कर ली। आज मनी एंड बैंकिंग वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, जो 8 मार्क्स की है। तो 18 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे, 18 मार्क्स आपने सिक्योर कर लिए हैं। ठीक है, तो बैंकिंग हम आज करने वाले हैं, इसके साथ 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। साथ साथ इंडियन इको भी चलाएंगे, बिकॉज इंडियन इको को मैंने थोड़ा सा स्टॉप कर दिया क्योंकि मैं इस पे लग गया। बिकॉज मैं चाहता हूँ पहले मैक्रो हो जाए या फिर मतलब चलाना में कोई खट्टी है, बट आई वॉन्ट टू कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर बैंकिंग। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये पूरी यूनिट का, दोनों मतलब मनी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। तो सबसे पहला जो ये टॉपिक आ रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज़ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। दैट जो पहले वाले मनी में आपसे क्वेश्चन आया था कि जो मनी है और जो वो है कमर्शियल बैंक, वो पैसे जमा करने से कैसे मनी क्रिएट करते हैं। तो इन दिस अंडर दिस टॉपिक वी विल लर्न दैट हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी, हाउ दे क्रिएट मनी बाय जस्ट बाय द पीपल्स डिपॉजिट बेसिकली। तो कमर्शियल बैंक, देखो सबसे पहले बात आती है कमर्शियल बैंक होता क्या है। देखो कमर्शियल बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट of general public and advances loans to general public. For example, HDFC, ICSC, Yes Bank, etc. या SBI भी आ सकता है। तो कमर्शियल बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है लोगों से और लोगों को ही लोन देता है। जैसे बैंक्स हो गए, SBI, HDFC, ICICI, ये सारे क्या है, कमर्शियल बैंक्स हैं। अब आता है हमारा व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। की प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू जो ये कमर्शियल बैंक है पैसे बनाते हैं। तो ये है आपका पूरा थ्योरी में। अब आगे जो है दोबारा कल एग्जांपल से भी समझाऊंगा। पेपर में क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, तो आपने ये थ्योरी प्लस में एग्जांपल, न्यूमेरिकल और मनी मल्टीप्लायर पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। इफ इट कम्स इन 3, इफ इट इज कम्स इन 6 मार्क्स। अगर 4 मार्क्स में आ रहा है या फिर 3 मार्क्स में आ रहा है, तो यू कैन गो फॉर द एग्जाम्पल एंड थोड़ा बहुत मोटा मोटा एक्सप्लेनेशन और थोड़ा मनी मल्टीप्लायर। अदरवाइज नहीं तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट पॉइंट, ऑल दिस डिपॉजिट सर्व एज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ये जो सारे डिपॉजिट है, हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। दिस मनी इज क्रिएटेड बाय बैंक, रिसीव बाय कैश डिपॉजिट पीपल, एंड दिस आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। ये मनी क्रिएट किसने करी है, बैंक्स ने। और ये कैश कौन रिसीव कर रहा है, लोग। और इस डिपॉजिट को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट। बैंक क्या करता है, कैश रिजर्व रखता है डिपॉजिट से। एक बार पहले ना आपको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, बिकॉज ऐसे आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। ठीक है, सो डायरेक्ट एग्जांपल समझा रहा हूँ, फिर वो पढ़ना आपको, देखना क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि वहाँ लिखा क्या है और मैं क्या बताना क्या चाह रहा हूँ। तो एग्जांपल से समझो कि कैसे बैंक पैसे कमाता है। बेसिकली देखो, हमने इसमें हमें पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है। दीज आर द राउंड्स कि कितने राउंड में बैंक के पास आया, कितना अमाउंट रिसीव हुआ, कितना उसमें से बैंक ने लोन दे दिया और कितना उसने अपने पास रखा। देखो क्लियर सी बात है, आपको एक चीज़ समझा दूँ कि जो हमारा आरबीआई है, आरबीआई है जो यानी हमारा सेंट्रल बैंक है, वो कमर्शियल बैंक को ऑर्डर करता है। वो कहता है कि आपको, वो कुछ परसेंटेज देता है कमर्शियल बैंक को कि ये परसेंटेज मैं आपको दे रहा हूँ, आपको ये परसेंटेज तो मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। मतलब इतना परसेंट आपके पास एज अ कैश रिजर्व, एज इन पेमेंट, एज इन कैश होना ही चाहिए आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल लिए है कि जो CRR है, CRR की होती है कैश रिजर्व रेशो, जिसको हम LRR भी बोलते हैं। LRR क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशो। ये कौन देता है, ये आरबीआई देता है कमर्शियल बैंक को कि ये कैश रिजर्व रेशो या ये लीगल रिजर्व रेशो आपको मेंटेन करनी है कि इतना कैश रिजर्व आपके बैंक में होना ही चाहिए। तो फॉर एग्जांपल 20% कैश रिजर्व उसने बोल रखा है और इनिशियल डिपॉजिट हुआ 10,000 का, यानी पहले पहले 10,000 जमा हुए बैंक के अंदर। उसमें से अब बैंक ने क्या करना है, 20% तो अपने पास रखना है। तो 20% कैश रिजर्व रख लिया उसने, यानी 2,000 करके देख लो। 1000 का 10,000 का 20%, ये 10,000, 20 और परसेंट का 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, कितना आ गया, 2,000। तो क्या हो गया, 2,000 कैश रिजर्व रख लिया और बाकी बचे कितने, 8,000। जितने बचे उसने बैंक को, और बैंक ने आगे वो लोन दे दिया किसी को। फिर फर्स्ट राउंड, अब जो लोन दिया है, अब ध्यान से सुनना, जो लोन दिया है 8,000 का, वो जिसको भी दिए गया तो उसके बैंक अकाउंट में होगा ना।
क्लियर सी बात है, आया तो वो बैंक के अंदर ही होगा ना। यानी 8,000 फिर डिपॉजिट हो गए। अब जिस बैंक में वो गया उसको भी 20% मेंटेन करना पड़ेगा, यानी 1,600 रुपये हो गए। और उसमें बचे कितने, 6,400। 6,400 अब लोन दे दिए उसने। लोन दिया तो किसी बैंक में ही तो गया होगा। बैंक में गया तो जिस बैंक में गया उसको भी 20% मेंटेन करना पड़ेगा। ये आ गया 1,280। और अब लोन फिर से कितना हो गया, 5,120। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा nth राउंड तक। हम सारे, हमें सिर्फ पहले 2 राउंड या 3 राउंड दिखाने होते हैं। ठीक है। अब ये कि टोटल कितना आ गया। अब आप सोचोगे कि हमने चलो करते जाएंगे, ये टेबल रुकनी कहाँ है। ये टेबल तब रुकेगी व्हेन डिपॉजिट, जितने हमने डिपॉजिट करे थे, यानी 10,000, जब तक कैश रिजर्व्स के इक्वल ना आ जाए कि जितने डिपॉजिट हुए थे उतना ही कैश रिजर्व बैंक के पास मेंटेन नहीं हो जाता, तब तक ये टेबल नहीं रुकेगी। सो जब ये दोनों सेम आ जाए तो टेबल रोक देनी है। ठीक है। दैट्स इट। ये आपका था कि कैसे बैंक क्रिएट करता है। अब आप एक चीज़ में जरूर कंफ्यूज होगे। क्या चीज़ है वो, कि अब हम ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी कि 10,000 जमा हुए, उसमें से 20% से आरबीआई ने दे रखा था, तो आपका 2,000 कैश रिजर्व हो गया। पर 8,000 जो थे जितने का लोन दे दिया, तो वो आगे यहाँ डिपॉजिट में कैसे आ गए। देखो, आपको इसमें एक एजम्पशन लेके चलनी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स में आपको एजम्पशन लेनी पड़ेंगे कि जो एक कमर्शियल बैंक है वो एक सिंगल यूनिट कंसीडर होगा। अब ऐसा नहीं है कि एसबीआई एक अलग कमर्शियल बैंक है, आईसीआईसी एक अलग बैंक है, एचडीएफसी अलग है। चाहे वो बैंक अलग है पर वो कमर्शियल बैंक है, तो एक कमर्शियल बैंक एक सिंगल यूनिट कंसीडर होगा। उसको हम अलग अलग नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो किसी बैंक से किसी बैंक में गया तो वो एक सिंगल कमर्शियल बैंक यूनिट में है। तो इसलिए 8,000 किसी और बैंक में डिपॉजिट है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ये पढ़ लेते हैं पहले। हायर द सीआरआर लोअर द कैपेसिटी टू क्रिएट मनी। देखो, जितना ज़्यादा कैश रिजर्व होगा ना, उतना ज़्यादा कैपेसिटी कम हो जाएगी कमर्शियल बैंक की पैसे क्रिएट करने में। क्लियर सी बात है, सोचो अगर सीआरआर ज़्यादा है, बैंक ज़्यादा पैसे अपने पास रख रहा है और लोन कम दे रहा है, तो लोग पागल थोड़ा है कि बैंक में जाके करेंगे। Beside the CRR, bank also had excess reserve called vault cash. Higher the vault cash, lower the capacity to create money. सीआरआर के अलावा बैंक जो है एक्सेस रिजर्व भी रखता है, जिसको हम वोल्ट कैश कहते हैं। मतलब अपने साथ एक्सेस रिजर्व रखता है, जिसको वोल्ट कैश कहते हैं। और अगर ये वोल्ट कैश ज़्यादा होता है तो जो हमारा बैंक है वो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है पैसा क्रिएट करने के लिए। अब समझ आया। अब थ्योरी में समझो, आराम से समझ आएगा। ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई कि ऑल दिस डिपॉजिट सर्व एज अ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। जो भी डिपॉजिट होते हैं वो एज अ मनी सप्लाई माने जाते हैं हमारी इकोनॉमी में। और जो मनी क्रिएट होती है वो बैंक किस बैंक क्रिएट करता है मनी। और कैसे रिसीव होती है वो मनी, कैश डिपॉजिट से। देखा ना हमने कि लोग 10,000 जमा करा के जा रहे हैं, उसके बदले बैंक ने 2,000 रखे हैं। ठीक है। और फिर वो उनको लेंड कर देता है मनी को। बैंक डू नॉट लेंड मनी इन फॉर्म ऑफ कैश, कैश की फॉर्म में लेंड नहीं करता, बट मेक अ क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट्स ऑफ द बोरोवर्स एंड दीज एंट्रीज आर कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट, या फिर इसको हम डेरिवेटिव डिपॉजिट भी कहते हैं। देखो, अब ऐसा नहीं है कि जो 8,000 जिसको भी बैंक ने लोन लिया वो उसको कैश देगा। उसको कैश नहीं देगा। वो क्या करेगा, एक एंट्री कर देगा, एक क्रेडिट एंट्री कर देगा उसके अकाउंट में जिसको भी लोन दिया है। ठीक है। वो कैश में नहीं देगा। और इसी एंट्री को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट एंट्री को सेकेंडरी डिपॉजिट या डेरिवेटिव डिपॉजिट। द बोरोवर्स कैन इशू चेक्स अगेंस्ट द लोन्स इन देयर अकाउंट्स। बोरोवर्स जो है, जिन्होंने पैसा बोरो करा है, वो चेक भी इशू कर सकते हैं अगेंस्ट द लोन। जो प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट होते हैं उनको हम डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं, जो कमर्शियल बैंक के पास होता है। ठीक है। डिमांड डिपॉजिट वाले बता चुका आपको मनी वाले चैप्टर में, जिन लोग अपनी डिमांड पे विड्रॉ कर सकते हैं। दीज डिमांड डिपॉजिट आर मैनी टाइम्स मोर देन द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक। ये डिमांड डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द कैश रिजर्व जो कमर्शियल बैंक रखता है। बैंक knows by their historical experience that all the depositors will not come on the same day to withdraw all their money. If their experience show withdrawals are 10%, then bank give 10% cash as a bank. वो कह रहा है कि जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं, ये हो गया उस बैंक। ये कह रहा है कि जो बैंक को पता होता है, उनके अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है कि अभी तक उनका ये एक्सपीरियंस है कि जो डिपॉजिटर है वो सारे इकट्ठे नहीं आएंगे, एक ही दिन नहीं आएंगे कि हमें सारा का सारा पैसा हमारा दे दो। तो उनका एक्सपीरियंस ये है कि वो 10% विड्रॉ कर सकते हैं और बैंक फिर 10% अपने पास कैश रिजर्व रखता है। All these deposits serve as a money supply in the economy, and this is created by the banks. और ये क्या, और ये सारे डिपॉजिट कैसे सब होते हैं, एज अ मनी सप्लाई। और इसी मनी, ये मनी जो है बैंक क्रिएट करता है। बेसिकली दिस वाज द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। थ्योरी अगर आपको इतने ढंग से क्लियर नहीं भी हुई होगी, तो आपको इतना है
कि एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल अगर आपको क्लियर हो गया तो आप अपनी भाषा में अपने खुद बना के लिख सकते हो कि इनिशियल डिपॉजिट इतने हुआ, इतना लोन दे दिया, इतना कैश रिजर्व दे दिया, क्यों दिया, बिकॉज इतना मेंटेन करना होता है। ये सारा आप समझ चुके हो तो आराम से लिख पाओगे। अगर आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी तो भी, बिकॉज अगर आप इसको भी एक्सप्लेन कर दोगे ना एग्जाम्पल दे के, वैसे मोस्टली क्वेश्चन में आपको यही बोलेगा कि एक्सप्लेन द क्रेडिट मल्टीप्लायर विद द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो आपको इस पूरा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना होगा, तो आप एक्सप्लेन तो बहुत आराम से कर लोगे। अब मनी मल्टीप्लायर आता है, CRR एंड द मनी मल्टीप्लायर। इसको हम कैश रिजर्व रेशियो और मनी मल्टीप्लायर को हम क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन चेंज होकर आ जाता है क्रेडिट मल्टीप्लायर का। और ध्यान रखना कभी भी आ जाए एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर, करना क्या है ये एक्सप्लेन करोगे पूरा। और क्या एक्सप्लेन करोगे, ये पूरा एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करोगे। ध्यान रखना इस चीज़ को। CRR इज डिटरमाइंड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशियो। CRR जो है कौन डिटरमाइन करता है, कौन देता है, रिजर्व RBI देता है। और इसको हम LRR भी कहते हैं, यानी लीगल रिजर्व रेशियो, LRR। तो कमर्शियल बैंक हैव टू कीप कैश रिजर्व विद RBI। RBI के साथ भी उनको अपना, एक तो बैंक को अपने पास भी रखना होता है, एक RBI के साथ भी रखना होता है, तो वो दोनों अलग अलग मिलते हैं। SLR मिलता है, CRR मिलता है। SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। क्रेडिट मल्टीप्लायर मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट पर यूनिट ऑफ their कैश रिजर्व विद RBI। क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, कितना पैसा या कितना क्रेडिट एक टाइम पे जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो बना सकता है। ठीक है, जो भी रिजर्व उनके साथ RBI के साथ है। सो बेसिकली क्रेडिट मल्टीप्लायर मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स द कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट पर यूनिट ऑफ देयर कैश रिजर्व विद द RBI। कि जो कमर्शियल बैंक है वो कितना क्रेडिट बना सकता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी उनका कैश रिजर्व है विद द RBI। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है 1/CRR, यानी K इक्वल टू CRR। इसको हम K से डिनोट भी करते हैं। द क्रेडिट मल्टीप्लायर शो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी that the commercial bank can create and give their cash reserve, can create given their cash reserve। क्रेडिट मल्टीप्लायर बेसिकली क्या है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारा कमर्शियल बैंक बना सकता है थ्रू कैश रिजर्व इज नोन एज क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि 10,000 डिपॉजिट पे उसने 10,000 बना लिए, तो कितना ज़्यादा पैसा क्या कहते हैं बना सकता है कमर्शियल बैंक, उसको हम क्या देते हैं क्रेडिट या फिर मनी मल्टीप्लायर। इस चीज़ को देख लेना, ये दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं था ऊपर वाले इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट वो भी हैं, बट ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ सेंट्रल बैंक। मेन क्वेश्चन जो है यहाँ से आता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है। सबसे पहले एक ही हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक है विच इज़ RBI। ठीक है, देखो, द सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक क्या है, एक एपेक्स बैंक है जो हमारी पूरी कंट्री का फाइनेंशियल या बैंकिंग सिस्टम संभालता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ऐसे ही बाहर के भी होते हैं, जैसे बैंक ऑफ मतलब US का बैंक अलग है वगैरह, काफ़ी सारे होते हैं। हर एक का अपना सेंट्रल बैंक होता है। अब आते हैं फंक्शंस। फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, सबसे पहला बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। सबसे पहला फंक्शन है कि जो सेंट्रल बैंक है उसके पास मोनोपोली है या फिर राइट है किसका, करेंसी को इशू करने का। दिस इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। एक्सेप्ट ऑफ एक्सेप्ट द RBI नो वन कैन इशू द नोट्स और एनीथिंग, मतलब कोई भी नोट, कोई भी चीज़, मतलब जो करेंसी से रिलेटेड है, RBI के अलावा कोई भी इशू नहीं कर सकता। सेंट्रल बैंक इज only body or a structure which has in monopoly to issuing the note, except for the 1 rupee coin, 1 rupee coin and 1 rupee notes, oh sorry, coins and notes, सारे coins और 1 rupee नोट। इसके अलावा क्या कहते हैं, बाकी सारे नोट्स हैं जो कौन इशू करता है, RBI। 1 rupee वाले कौन करता है, 1 rupee और कॉइन्स, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब आता है बैंकर टू गवर्नमेंट, कि सेंट्रल बैंक का गवर्नमेंट से क्या रोल है। तो सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर, एजेंट एंड अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर भी, एज अ एजेंट भी और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर भी गवर्नमेंट से काम करता है, गवर्नमेंट के साथ। एज अ बैंकर क्या करता है, उनके सारे करंट अकाउंट, कैपिटल, जो भी अकाउंट्स होते हैं उनको मैनेज करता है। एज एन एजेंट वो क्या करता है, बेचता है और खरीदता है क्या, उनकी सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट।
आगे पढ़ोगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस में कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज को बेचती है, तो यही करता है वो। एज एन एडवाइजर इट फ्रेम पॉलिसी टू रेगुलेट द मनी मार्केट। एज एडवाइजर उसको एडवाइसेस देता है कि ये पॉलिसीज वगैरह करनी चाहिए मनी मार्केट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए बेसिकली। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, अब नाम से समझ आ रहा है बैंकर्स बैंक यानी बैंक का भी बैंक। द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड ऑफर्स देम लोन। सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो कमर्शियल बैंक से पैसे लेता है, डिपॉजिट लेता है और उनको लोन देता है। The central bank provide clearing house facility to the commercial banks, and the central bank ensure that commercial bank follow direction to issued by it. सेंट्रल बैंक क्या करता है, उनको क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी देता है कमर्शियल बैंक को, और सेंट्रल बैंक क्या करता है कमर्शियल बैंक को, मतलब जो भी उसने कहा है उसको फॉलो करना पड़ता है। अब आप यहाँ से क्लियरिंग हाउस चलो आगे आएगा जी, मैं एक्सप्लेन कर ही रहा था। ठीक है। बैंकर्स बैंक का बेसिकली यही है, बैंक का भी बैंक बेसिकली। जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है, जो सेंट्रल बैंक है वो डिपॉजिट भी लेता है, उसके बदले वो लोन भी देता है, और एज ए क्लियरिंग हाउस भी काम करता है। क्लियरिंग हाउस क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। हिंदी में बताऊं तो कुछ नहीं है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब हमारा कमर्शियल बैंक फेल हो जाता है, हर जगह से उस मांग मांग के थक जाता है पैसे, और उसको कहीं से हेल्प नहीं मिलती फाइनेंशियल हेल्प, तो वो कहाँ आके लटकता है, वो सीधा आता है सेंट्रल बैंक के पास एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। भाई अब आखिरी होप उसकी वही है, वहीं से वो पैसे ले सकता है, दैट्स इट, दिस इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। देखो, इफ अ कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल अकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर, इट अप्रोचेस टू द सेंट्रल बैंक एज अ लास्ट रिजॉर्ट। जब कमर्शियल बैंक को कहीं से भी फाइनेंशियल अकोमोडेशन नहीं मिल रही होती, तो उसकी लास्ट होप, लास्ट लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बचता है सेंट्रल बैंक, और वो वहाँ आके उससे पैसे मांगता है। दिस इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक क्या है, सोल कस्टोडियन है नेशंस फॉरेन एक्सचेंज का। सोल कस्टोडियन मतलब सिर्फ सेंट्रल बैंक ही है जिसके पास हमारे पूरे नेशन की फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो आप आगे पढ़ोगे इन योर चैप्टर नंबर बेसिकली 12 होगा पता नहीं, बट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला चैप्टर है जो आपका। इट ऑल्सो एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद व्यू ऑफ अचीविंग द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट फॉर द डोमेस्टिक करेंसी। अब आपके पास ना तीन वो होते हैं रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये आप पूरा तीनों पढ़ोगे आगे फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में। यहाँ पर सिर्फ मैनेज फ्लोटिंग रेट बता रखा है, जिसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा वो होता है, जो हमारा डोमेस्टिक, हमारी जो फॉरेन करेंसी होती है उसका रेट रेट कैसे डिसाइड करते हैं, बाय द मार्केट प्रोसेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बट उसमें क्या होता है कि जो आरबीआई है उसको इन्फ्लुएंस करता है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो ये क्या है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की, कि सेंट्रल बैंक के पास एक अकेली अथॉरिटी है किसकी, रिजर्व को एक्सचेंज करने की, और वो मैनेज फ्लोटिंग को भी एक्सरसाइज करता है। कैसे मैनेज फ्लोटिंग होता क्या है, जब क्या कहते हैं, जब हमारा आरबीआई और मार्केट में क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज को बेच देता है, या तो खरीदता है या तो बेच देता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है डोमेस्टिक करेंसी का वो स्टेबल बना रहे, ऐसा ना हो कि हमारी वैल्यू गिर जाए, ऐसा ना, इसलिए वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसकी मैनेज फ्लोटिंग करता है। ठीक है। फिर आता है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी क्या होता है, द सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस एंड द चेक ऑफ टू बैंक्स आर क्लियर थ्रू देयर अकाउंट्स विद द सेंट्रल बैंक, दे अवॉइड फर्दर ट्रांसफर ऑफ कैश। अभी ना आपको समझ नहीं आएगा, ऐसे एग्जांपल से समझो। एक ए बंदा था जिसके पास 15,000 थे। ठीक है। एक बी बंदा था जिसके पास 40,000 रुपये थे। ठीक है। ए बंदे का अकाउंट है HDFC में। ठीक है। बी बंदे का अकाउंट है SBI में। अब ए को क्या करना है, ए को करना है कि ए को चाहिए कि जो बी के पास है वो पैसा चला जाए 15,000 रुपये, क्योंकि उसको देना है। और बी चाहता है कि ए के पास पैसा चला जाए 40,000 रुपये, बिकॉज उसको देना है। तो एज एन क्लियरिंग हाउस सेंट्रल बैंक क्या करेगा, अब देखो, इसका बैंक है HDFC में, इसका बैंक है SBI में, पर दोनों का जो अकाउंट है वो सेंट्रल बैंक में तो है ना। सेंट्रल बैंक में दोनों का अकाउंट रजिस्टर्ड है। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, एज इन एज इट इज प्रोवाइडिंग द क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, वो क्या करेगा कि इतना ट्रांजेक्शन होने से अच्छा वो क्या करेगा, डायरेक्ट बी वाला ए में डाल देगा अपनी तरफ से, और ए को बी में डाल देगा, ताकि ये कोई फर्दर ट्रांजेक्शन ना हो, और एज अ क्लियरिंग हाउस ही काम कर जाए। समझ आ गया होगा। अब आता है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। द सेंट्रल बैंक कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी टू कोप विद द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन बाय रेगुलेटिंग द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक। देखो, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि
अब हमारी जो कंट्री है उसमें क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रही है यानी महंगाई चल रही है, या फिर डिफ्लेशन चल रही है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दूंगा यहाँ क्योंकि स्पेस है मेरे पास। डिफ्लेशन चल रही है, क्या चल रही है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, भाई अगर इन्फ्लेशन चल रही है तो वो मनी सप्लाई बढ़ा देती है, पैसा बहुत ज़्यादा देती है लोगों को। सॉरी, डिफ्लेशन चल रही है, जब डिफ्लेशन का मतलब है गरीबी, कि भाई लोगों के पास पैसा ही नहीं है। ठीक है, लोगों के पास पैसे मतलब अमीरी, इन्फ्लेशन में बहुत पैसा है, लोग बहुत पैसा कम कम कम, एक सेकेंड, बहुत पैसा उड़ा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, इन्फ्लेशन मीन्स पैसा ज़्यादा, डिफ्लेशन मीन्स बहुत गरीब है, कुछ पैसा नहीं है। तो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की एक मॉडरेट लेवल पे लाने के लिए, मिडिल के लेवल पे लाने में गवर्नमेंट क्या करती है, मनी सप्लाई को ऊपर नीचे कर देती है। वो कैसे करती है, अभी हम आके वो कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई में पढ़ेंगे। ठीक है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में बस इतना ही पढ़ना है आपको, और ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसमें से क्वेश्चन आना 100% है, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। 100% इस वाले फंक्शन से तो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो क्या है बेसिकली, देखो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट के अंदर बैंक क्या करता है, मनी सप्लाई की सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या करता है, भाई महंगाई है या बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं गरीबी है, उस चीज़ को देखता है और उस हिसाब से मनी सप्लाई को ऊपर नीचे करता है। बेसिकली होता क्या है इसमें, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन है, बहुत पैसा है लोगों के पास, तो बैंक क्या करेगा, और बैंक क्या करेगा, मनी सप्लाई में पैसा कम फ्लो करेगा इकोनॉमी में, ताकि लोग जो है अपने लेवल पे अडॉप्ट कर, एक लेवल पे आ पाए बेसिकली। ठीक है, अब बेसिकली इसमें यही होता है कि मनी सप्लाई की सिचुएशन को कंट्रोल करना जब इन्फ्लेशन है डिफ्लेशन हो, इतना याद रख लो फॉर द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। अब इस क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक एज अ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। तो आपने यहाँ से लेकर पूरा अभी एंड जो होगी ना इस वीडियो की, वहाँ तक एक्सप्लेन करना होगा। तो कैसे हमारा जो आरबीआई है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, अलग से ही पूछ लेता है। तो ये हमने इसको दो टाइप्स में निकाला है या फिर बांटा है। देखो, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वांटिट, इसमें सेम सेम आ गया, क्वालि उल्टा लिख दिया, सॉरी। यहाँ पर आना है क्वालिटेटिव और यहाँ आना है क्वांटिटेटिव। तो हमारे दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये होते हैं क्वालिटेटिव और ये होते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, आई थिंक मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पर, प्रिंटिंग में थोड़ा वो हो गया स्लाइड्स के टाइम, यहाँ क्वांटिटेटिव लिख दिया है। सो नो वरीज, देखो, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, कैश This रिजर्व is रेशियो, quantitative and स्टैट्यूटरी। this is क्वालिटेटिव ठीक था। ठीक है, देख लिया मैंने, ये है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले आता है बैंक रेट। ध्यान से सुनना, बैंक रेट क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। ये एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को पैसा देता है, पैसा लोन देता है बेसिकली। रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट इज जस्ट अपोजिट ऑफ बैंक रेट। द रेट एट विच आरबीआई ऑफर्स शॉर्ट पीरियड लोन्स टू द कमर्शियल बैंक बाय बाइंग द सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट इज कॉल्ड रेपो रेट। बेसिकली मैं आपको बता दूं क्या होता है, बैंक रेट होता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो बैंक रेट हो जाता है। रेपो रेट क्या होता है कि जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है शॉर्ट पीरियड के लिए, वो हो जाती है रेपो रेट। बस फर्क इतना है कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए देता है और ये लॉन्ग पीरियड के लिए देता है, दैट्स इट। अब क्वेश्चन आता है कि इन्फ्लेशन हो तब क्या होगा। देखो, अब इन्फ्लेशन चल रही है, तो एक क्लियर सी बात है, जब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ so देखो घटेगी। ठीक है, इन्फ्लेशन है यानी लोगों के ये पास वाली चीज बहुत सोचो पैसा है। अब आराम से। ठीक है, अब लोगों के पास अगर ज़्यादा पैसे तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। अगर उसने बैंक रेट इंक्रीज करा, भाई अगर बैंक रेट इंक्रीज करेगा तो कमर्शियल बैंक को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, लोगों से ही तो पैसा निकालेगा। अब लोगों, जब इतनी लोगों के पास पैसा है, इतने अमीर हो रहे हैं लोग, उनसे पैसा निकालेगा, तो पैसा निकलता जाएगा, फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ इक्वल हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। अगर डिफ्लेशन है, भाई लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो बैंक रेट डिक्रीज हो जाएगा। अगर आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा, तो कमर्शियल बैंक है वो भी कम इंटरेस्ट चार्ज करेगा लोगों से। लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लोन पे लेंगे, तो डिफ्लेशन की सिचुएशन भी करेक्ट हो जाएगी। रेपो रेट देखो, इन्फ्लेशन है भाई, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, सेम कंडीशन ऊपर वाली जाएगी इसके साथ बैंक रेट की। लोगों के पास बहुत पैसा है,
तो क्या करेगा बैंक? वही वाला है कि लोन देता है कमर्शियल बैंक को। वो क्या कहते हैं, जब आरबी ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा उससे, तो वो लोगों से भी ज़्यादा लेगी बैंक, तो रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगी। डिफ्लेशन है, पैसे कम हैं लोगों के पास, तो रेपो रेट डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बैंक क्या करेगा, अब इतनी लोगों के पास पैसा नहीं है, तो बैंक तो कम करेगा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कमर्शियल बैंक फिर लोगों से कम लेगा, तो सिचुएशन तब करेक्ट हो जाएगी। अब आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस? होता है जब हमारी गवर्नमेंट, जो हमारा आरबीआई है, वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का सेल या परचेज करता है मार्केट में, यानी ओपन मार्केट में। तो अब उसको हम इन्फ्लेशन कह है, देते बहुत हैं ज़्यादा महंगाई है हमारी बेसिकली दिस बेसिकली ओपन हमारी मार्केट कंट्री ऑपरेशंस। में। तो क्या करेगी आरबीआई? उसका सिक्योरिटीज का सेल कर देगी। क्यों भाई? इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है, तो क्या करें, लोग खरीद लेंगे, लोग खरीद लेंगे, तो फिर वही सिचुएशन आ जाएगी। अब डिफ्लेशन हो रही है, क्या कहते हैं, बहुत, क्या कहते हैं, महंगाई कम है, तो अब क्या करेगा? परचेज करेगी सिक्योरिटीज आरबीआई। क्लियर सी बात है। ठीक है। अब आता है रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट इज उल्टा ऑफ रेपो रेट। ठीक है, याद रखना, उसका उल्टा। द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कॉल्ड रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट क्या होता है? वो रेट जिस पे जो आरबीआई है, वो कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, उसको हम रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। रिजर्व रेपो रेट क्या था? आरबीआई जो है लोन देता है कमर्शियल बैंक को, और रिजर्व में आरबीआई जो है डिपॉजिट लेता है कमर्शियल बैंक से। महंगाई ज़्यादा है तो रिजर्व रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगी, अगर डिफ्लेशन है, महंगाई कम है, तो रिजर्व रेपो रेट डिक्रीज हो जाएगी। कैश रिजर्व रेशियो, यानी जो मिनिमम अमाउंट रखना होता है कैश उसको। रिजर्व रेशियो क्या होता है इसके अंदर? इट रेफर्स टू द बैंक्स टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू केप विद आरबीआई। कि कमर्शियल बैंक को इतना डिपॉजिट तो अपने पास रखना ही होता है, इतना रिजर्व तो रखना ही होता है जो आरबीआई देता है टू द कमर्शियल बैंक। अगर इन्फ्लेशन है भाई, अगर महंगाई है, तो सीआरआर को इंक्रीज कर दिया जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज हो जाएगी। जब महंगाई हो रही है तो आरबीआई क्या कहेगा? रिजर्व ज़्यादा रखो, ताकि वो सिचुएशन करेक्ट हो जाए। डिफ्लेशन है, पैसा है ही नहीं लोगों के पास, यानी बहुत बेसिकली वो है, महंगाई कम है, तो सीआरआर को डिक्रीज कर दिया जाएगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? एसएलआर। एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स कॉल्ड एसएलआर। कि हर एक बैंक को जो है अपना एक फिक्स परसेंटेज अपने एसेट का लिक्विड एसेट्स में शो करना होता है, और उसी को हम एसएलआर कह देते हैं। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं आपको पता होगी, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको पता ही होगा। अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो तो लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? वो एसेट्स जो बहुत जल्दी कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट आर नॉन एज लिक्विड एसेट्स। ठीक है, जो जिस चीज़ को हम कैश की फॉर्म में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स परसेंटेज ऑफ इट एसेट्स इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। हर एक बैंक को जो है एक फिक्स परसेंटेज जो है लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में करना होता है प्रेजेंट, उसको हम एसएलआर करते हैं। अगर महंगाई है तो एसएलआर को इंक्रीज कर दिया जाएगा, और अगर महंगाई नहीं है, डिफ्लेशन है, तो एसएलआर को डिक्रीज कर दिया जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। द मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। क्या होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंस किसका? जो करंट वैल्यू चल रही है सिक्योरिटीज की, और जो लोन जो ऑफर हुई थी एट द टाइम व्हेन द लोन ग्रांटेड, ये था। इन्फ्लेशन, जब महंगाई ज़्यादा है तो उसको इंक्रीज कर देंगे, महंगाई कम है तो उसको डिक्रीज कर देंगे। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट और कोटाज for the different business activities. RBI fixed credit quotas for different business activities, and the commercial banks cannot exceed the quota limit while granting the loans. रेशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है? आरबीआई जो है फिक्स कर देता है क्रेडिट कोटास कि भाई इस सेक्टर को इतना लोन देना है, इस बंदे को इतना लोन देना है, इस बंदे को इतना लोन देना है। ठीक है, तो ये कमर्शियल बैंक को फिक्स हो जाता है कि इस लिमिट से आप एक्सीड नहीं कर सकते, या फिर इस सेक्टर को, या इस कोलेट्रल कह लो, कोलेटरल तो नहीं कहेंगे, मतलब इस सेक्टर को या इस बिजनेस एक्टिविटी को आप इससे ज़्यादा लोन देना ही नहीं है, उनको एक फिक्स कर देता है कोटाज। अगर महंगाई है, इन्फ्लेशन है, तो क्या करेगा?
इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट रेशनिंग कि दो भाई लोन, डिफ्लेशन हो तो विड्रॉल करेगा कि मत दो लोन, यानी कम हो जाए। मोरल सुएशन क्या होता है? मोरल सुएशन होता है इट मींस रीएंडिंग एन एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक बाय द आरबीआई टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। क्या होता है इसके अंदर? जो आरबीआई है कमर्शियल बैंक को एडवाइसेस देता है और उसको वो फॉलो करनी होती है। बेसिकली सिर्फ मोरल सुएशन में यही है दैट आरबीआई गिव्स एडवाइसेस टू द कमर्शियल बैंक टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई है भाई ज़्यादा, तो आरबीआई क्या करेगा? लोन रिस्ट्रिक्ट कर देगा, लोन मत दो। महंगाई है तो यही आएगा ना कि मत दो। अब कमर्श आरबीआई का काम क्या है मोरल सुएशन के अंदर? एडवाइस करना। तो वो कमर्शियल बैंक को एडवाइस करेगा कि तुम लोन मत दो। डिफ्लेशन होगी तो कहेगा कि लोन दो, और उसको ये फॉलो करना पड़ेगा। दिस वॉज द मोरल सुएशन, एंड this is also end of this video. Thank you for watching this video, and I hope you liked this video. तो आज हमने आपका चैप्टर नंबर 6 था, आई थिंक ये चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया, विच इज़ बैंकिंग। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, विच इज़ फॉर मे बी इंडस्ट्रियल सेक्टर, और चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, विच इज़ द बेस ऑफ दिस बुक, जिस पे आपकी बुक डिपेंड है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, एंड डोंट forget to like the video. You can follow my other social media accounts. All the links are given in description box. Thank you.